हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेयर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। भारतीय संविधान के भाग 1 को और भी सरल और गहराई से समझते हैं। ये भाग हमारे देश की भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफी और संसद की सीमाएं बदलने की शक्ति के बारे में है। यहाँ चारों अनुच्छेदों का आसान विश्लेषण है। 1. अनुच्छेद 1, भारत की पहचान। यह अनुच्छेद भारत को परिभाषित करता है। इसमें दो मुख्य बातें कही गई हैं। नाम, हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। अनुच्छेद कहता है, इंडिया, जो कि भारत है। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं। इसका मतलब है कि भारत के राज्यों के बीच कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है कि वे जब चाहें अलग हो जाएं। किसी भी राज्य को भारत से टूटने का हक नहीं है। भारत के क्षेत्र में 3 चीजें आती हैं। 1. सभी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान। 2. केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, लद्दाख। 3. अर्जित क्षेत्र, वो जमीन जो भारत भविष्य में किसी दूसरे देश से जीत ले या संधि द्वारा प्राप्त कर ले। 2. अनुच्छेद 2, बाहर से नए राज्यों को जोड़ना। यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो उन इलाकों को भारत में शामिल करे जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए भविष्य में कोई पड़ोसी क्षेत्र स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहता है, तो संसद अनुच्छेद 2 का उपयोग करके उसे एक नया राज्य बना सकती है। ऐतिहासिक उदाहरण, 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। उसे अनुच्छेद 2 के तहत ही भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 3. अनुच्छेद 3, भारत के अंदर बदलाव करना। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अनुच्छेद है। ये संसद को भारत के नक्शे में बदलाव करने की ताकत देता है। इसके तहत संसद बिना राज्य की मर्जी के भी ये काम कर सकती है। नया राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़कर 2 बनाना, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। सीमा बदलना, किसी राज्य की बॉर्डर को छोटा या बड़ा करना। नाम बदलना, जैसे उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करना या पांडिचेरी का पुडुचेरी करना। नोट, इसके लिए राष्ट्रपति पहले संबंधित राज्य को सूचित करते हैं, लेकिन राज्य की बात मानना संसद के लिए जरूरी नहीं है। भारत को इसीलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, यानी राज्य मिट सकते हैं पर देश नहीं। 4. अनुच्छेद 4, कानूनी प्रक्रिया। यह अनुच्छेद एक टेक्निकल नियम बताता है। यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए काम, जैसे नया राज्य बनाना या नाम बदलना, को संविधान संशोधन आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। फायदा क्या है? संविधान संशोधन के लिए बहुत भारी बहुमत, 2/3 चाहिए होता है, लेकिन राज्यों के नाम या सीमा बदलने के लिए संसद को सिर्फ साधारण बहुमत, 50% से ज्यादा की जरूरत होती है। यानी केंद्र सरकार आसानी से राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। संक्षेप में याद रखने के लिए: 1. अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का एक अटूट संघ है। 2. अनुच्छेद 2, विदेशी जमीन को भारत में मिलाना। 3. अनुच्छेद 3, भारत के राज्यों को तोड़ना, जोड़ना या नाम बदलना। 4. अनुच्छेद 4, ये सब काम साधारण बहुमत से बिना किसी जटिल प्रक्रिया के किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता, भारत के उन सभी नियमों को बताता है जो ये तय करते हैं कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक फैला हुआ है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए नीचे दी गई जानकारी को देखें। 1. नागरिकता किसे मिली? संविधान लागू होने के समय। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब नागरिकता 4 श्रेणियों में दी गई। जन्म से, जो भारत में पैदा हुए। वंश से, जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे। शरणार्थी, पाकिस्तान से आए, जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे। विदेश में रहने वाले भारतीय, जो विदेशों में रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे। 2. महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का सारांश। अनुच्छेद: विषय क्या कहता है? अनुच्छेद 5, मूल निवासी, जो भारत में पैदा हुए या जिनके माता पिता भारतीय थे, वे नागरिक हैं। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आगमन, जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, उनके नागरिक बनने के नियम। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रवास, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, उनकी नागरिकता खत्म हो गई जब तक कि वे वापस न आए हों। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले,
विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता देने का तरीका। अनुच्छेद 9। विदेशी नागरिकता। यदि आप किसी दूसरे देश के नागरिक बनते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10। अधिकारों का बना रहना। किसी की नागरिकता बिना कानूनी आधार के छीनी नहीं जा सकती। अनुच्छेद 11। संसद का अधिकार। भविष्य में नागरिकता के लिए नियम बनाने की पूरी ताकत संसद पार्लियामेंट के पास है। सबसे जरूरी बात याद रखने के लिए, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसका मतलब है कि आप केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं, किसी राज्य जैसे यूपी या पंजाब की अलग नागरिकता नहीं होती। साथ ही भारत दोहरी नागरिकता ड्यूअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता। क्या आप नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जानना चाहेंगे, जिसके तहत आज के समय में नागरिकता मिलती है? भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने के तरीके नीचे दिए गए हैं। 1. नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। 5 तरीके। भारत का नागरिक बनने के मुख्य तरीके ये हैं। जन्म से, बाय बर्थ, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तिथियों और नियमों के अनुसार। वंश द्वारा, बाय डिसेंट, यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, भारतीय मूल के लोग या वे लोग जो भारतीय नागरिक से शादी करते हैं आवेदन देकर नागरिकता ले सकते हैं। इसके लिए कुछ साल भारत में रहना जरूरी है। प्राकृतिक रूप से, बाय नेचुरलाइजेशन, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लंबे समय, लगभग 12 साल से रह रहा है और संविधान की भाषाओं का ज्ञान रखता है। क्षेत्र के समावेश द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यदि भारत किसी नए इलाके, जैसे भविष्य में कोई नया द्वीप या क्षेत्र को अपने देश में शामिल करता है तो वहां के लोग अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। 2. नागरिकता समाप्त होने के तरीके। 3 तरीके। संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता कानून के अनुसार नागरिकता 3 तरह से जा सकती है। स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन, यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से घोषणा करे कि वो अब भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता। समाप्ति, टर्मिनेशन, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता कानूनन अपने आप तुरंत समाप्त हो जाएगी। वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन, भारत सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है यदि नागरिकता धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेजों से ली गई हो, व्यक्ति ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद की हो, नागरिकता मिलने के 5 साल के भीतर किसी देश में 2 साल की जेल हुई हो। मुख्य बिंदु: भारत में दोहरी नागरिकता ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई नियम नहीं है। आप एक समय में केवल भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की शक्तियों के विरुद्ध गारंटी देते हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। यहाँ भाग 3 का मुख्य विवरण दिया गया है। 1. मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं। प्रकृति: ये न्यायोचित, जस्टिशिएबल हैं, यानी इनके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। निलंबन: आपातकाल इमरजेंसी के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। स्रोत: ये अमेरिका के संविधान, बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। 2. 6. मौलिक अधिकार। वर्तमान में मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मुख्य रूप से 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार। 14-18 कानून के सामने सब बराबर हैं। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत। 2. स्वतंत्रता का अधिकार। 19-22 भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने और शांतिपूर्वक कहीं भी बसने की आज़ादी। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम, 14 वर्ष से कम पर रोक। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25-28 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 29-30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का हक। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 अधिकारों के हनन पर कोर्ट जाने का अधिकार। अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट।
चूंकि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से सरकार या राज्य की शक्तियों के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि राज्य के दायरे में कौन कौन आता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल हैं भारत सरकार और संसद, केंद्र सरकार और लोकसभा राज्यसभा, राज्य सरकारें और विधानमंडल, सभी राज्यों की सरकारें और विधानसभा विधान परिषद, स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड आदि, अन्य वैधानिक संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो सरकारी शक्ति का प्रयोग करती हैं, जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, गेल आदि। सरल शब्दों में, यदि इनमें से कोई भी संस्था आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। यह न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सके जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। अनुच्छेद 13(1) संविधान लागू होने से पहले के कानून अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं तो वे शून्य इनवैलिड माने जाएंगे। अनुच्छेद 13(2) राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इसी अनुच्छेद के कारण सुप्रीम कोर्ट किसी भी असंवैधानिक कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यह समानता के अधिकार की नींव है। इसमें दो मुख्य बातें कही गई हैं। एक, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश मूल की अवधारणा है। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई बड़ा अधिकारी। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। 2, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिकी मूल की अवधारणा है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे एक बच्चे और एक वयस्क के लिए कानून की सजा का प्रावधान अलग हो सकता है। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता और भेदभाव का निषेध। ये अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के बीच भेदभाव करने से रोकता है। भेदभाव के 5 आधार। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग। किसी भी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता। अपवाद, विशेष प्रावधान। संविधान राज्य को ये अनुमति देता है कि वो महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों SC, ST, OBC के उत्थान के लिए विशेष नियम जैसे स्कूलों में आरक्षण बना सके। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि देश के हर नागरिक को सरकारी सेवा में आने का बराबर मौका मिले। समान अवसर। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्ति या रोजगार के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। आरक्षण का आधार। अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सके जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। EWS वर्तमान में इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण शामिल किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। यह अनुच्छेद भारतीय समाज की एक पुरानी कुप्रथा छुआछूत को जड़ से खत्म करता है। पूर्ण प्रतिबंध। अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है। दंडनीय अपराध। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देता है या किसी को जाति के आधार पर अपमानित करता है तो ये कानूनन अपराध है। इसके लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया है। ये अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू होता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अंग्रेजों के समय राय बहादुर, सर या महाराजा जैसी उपाधियां दी जाती थीं जो समाज में वर्गभेद पैदा करती थीं। अनुच्छेद 18 इन्हें समाप्त करता है। उपाधियों पर रोक। राज्य सेना, मिलिट्री और विद्या, एकेडमिक संबंधी सम्मान के अलावा कोई और उपाधि नहीं देगा। विदेशी उपाधि। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी देश से कोई उपाधि नहीं लेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार सम्मान हैं, उपाधि नहीं। इनका उपयोग नाम के आगे या पीछे विशेषण के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कहना ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे नाम का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 नागरिक स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं, फ्रीडम प्रदान करता है। यहाँ इसका विस्तार से वर्णन है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। मूल रूप से इसमें 7 स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया।
अब इसमें मुख्य रूप से 6 अधिकार शामिल हैं। 1. वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) मतलब आपको अपनी बात रखने, विचार प्रकट करने, लिखने या बोलने की पूरी आज़ादी है। नोट: इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार (RTI) भी आता है। 2. शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता 19(1)(b) मतलब आप बिना हथियारों के कहीं भी शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं या सभा कर सकते हैं। 3. संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19(1)(c) मतलब आप कोई भी कमेटी, यूनियन, पार्टी या संस्था जैसे NGO या राजनीतिक दल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। 4. भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता 19(1)(d) मतलब आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। 5. भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता 19(1)(e) मतलब आप भारत के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से रह सकते हैं या स्थायी रूप से घर बनाकर बस सकते हैं। 6. कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता 19(1)(g) मतलब आप अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय, नौकरी या व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या ये अधिकार असीमित, अनलिमिटेड हैं? नहीं, ये अधिकार निरपेक्ष, एब्सोल्यूट नहीं हैं। सरकार इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है यदि आपकी आज़ादी से निम्नलिखित चीज़ों को खतरा हो: भारत की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या अदालत की अवमानना। विशेष बात: आपातकाल, इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबित, सस्पेंड किया जा सकता है। इन पाबंदियों को उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। आइए जानते हैं सरकार किन आधारों पर आपकी आज़ादी रोक सकती है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के मुख्य आधार: 1. देश की एकता और संप्रभुता, सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी। अगर आपके बोलने या किसी संगठन बनाने से देश के टुकड़े होने की बात आती है या भारत की एकता खतरे में पड़ती है, तो सरकार उस पर रोक लगा देगी, जैसे देश विरोधी नारे लगाना। 2. राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। आप ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं कर सकते या ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़े या विद्रोह भड़क जाए। 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। आप किसी ऐसे देश के खिलाफ जहर नहीं उगल सकते जिससे भारत के अच्छे और मित्रवत संबंध हैं, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बिगड़ सकती है। 4. सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। आपकी आज़ादी से दंगे नहीं होने चाहिए। अगर प्रशासन को लगता है कि आपके भाषण या सभा से इलाके में शांति भंग होगी, तो वे धारा 144 लगाकर आपको रोक सकते हैं। 5. शिष्टाचार और नैतिकता, डिसेंसी और मोरालिटी। आप समाज में अश्लीलता नहीं फैला सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सार्वजनिक रूप से अनैतिक कार्य या भाषा की अनुमति नहीं है। 6. मानहानि, डेफेमेशन। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप किसी पर गलत कीचड़ उछालते हैं तो वो आप पर केस कर सकता है। 7. न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप न्यायपालिका या जजों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते और न ही उनके फैसलों का इस तरह विरोध कर सकते हैं जिससे कोर्ट की गरिमा कम हो। एक जरूरी जानकारी: अनुच्छेद 358। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली ये सभी 6 आज़ादियां स्वतः ही निलंबित, ऑटोमैटिकली सस्पेंडेड हो जाती हैं। उस समय आप सरकार से इन अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनुच्छेद 19 की व्याख्या करते हुए आम नागरिकों की ताकत को बढ़ाया है। यहाँ कुछ ऐतिहासिक और दिलचस्प फैसले दिए गए हैं जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी। अनुच्छेद 19 पर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क फैसले। 1. प्रेस की स्वतंत्रता, सकल पेपर्स केस 1962। संविधान में कहीं भी अलग से प्रेस की आज़ादी नहीं लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने की आज़ादी में ही प्रेस की आज़ादी शामिल है। सरकार अखबारों के पन्नों की संख्या या उनकी कीमत तय करके उनकी आवाज़ नहीं दबा सकती। 2. इंटरनेट का अधिकार, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, 2020। यह बहुत ही आधुनिक और महत्वपूर्ण फैसला है। कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के मामले में कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का उपयोग करना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। सरकार अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इससे व्यापार और अभिव्यक्ति दोनों रुक जाते हैं। 3. जानने का अधिकार, PUCL बनाम भारत संघ, 2003। कोर्ट ने कहा कि वोट देना एक अभिव्यक्ति है।
इसलिए नागरिकों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि वे जिस उम्मीदवार को चुन रहे हैं उसका बैकग्राउंड और संपत्ति कितनी है। इसी के बाद चुनाव में हल्फनामा अफिडाविट देना अनिवार्य हुआ। 4. राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004। पहले हर नागरिक को हर दिन तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गरिमा और सम्मान के साथ तिरंगा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अपनी देशभक्ति प्रकट करने की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। 5. चुप रहने का अधिकार। इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। ये जेहोवा विटनेस केस के नाम से मशहूर है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सम्मानपूर्वक खड़ा है लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाता तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी के साथ साथ चुप रहने की आज़ादी भी शामिल है। एक नज़र में सार समरी टेबल। केस का नाम, अधिकार जो मिला, सकल पेपर्स, प्रेस की आज़ादी, नवीन जिंदल, तिरंगा फहराने का अधिकार, अनुराधा भसीन, इंटरनेट का अधिकार, PUCL, उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार, इमैनुअल, चुप रहने का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा माना जाता है। इनके बीच का संबंध बहुत गहरा है क्योंकि एक व्यक्ति की आज़ादी आर्ट 19 तब तक अधूरी है जब तक उसके जीवन और गरिमा आर्ट 21 की रक्षा न हो। यहाँ इन दोनों के बीच के तालमेल को सरल भाषा में समझाया गया है। अनुच्छेद 19 और 21 संबंध और अंतर। विशेषता। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। प्रकृति। यह 6 विशिष्ट स्वतंत्रताएं देता है: बोलना, घूमना आदि। यह जीवन जीने और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार देता है। किसे प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को, नागरिक और विदेशी दोनों को। आपातकाल में स्थिति। इसे निलंबित सस्पेंड किया जा सकता है। इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इनके बीच का गहरा रिश्ता। मुख्य बिंदु। 1. मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 - सबसे बड़ा मोड़। इस केस से पहले माना जाता था कि ये दोनों अनुच्छेद अलग अलग हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी व्यक्ति की आज़ादी छीनने वाली प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और तार्किक होनी चाहिए। अगर सरकार अनुच्छेद 21 के तहत आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विदेश जाना रोकती है तो उसे अनुच्छेद 19 की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। 2. गरिमापूर्ण जीवन डिग्निफाइड लाइफ। अनुच्छेद 21 सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीने का नाम है। अब सम्मान से जीने के लिए आपको बोलने, घूमने और काम करने की ज़रूरत होती है जो आपको अनुच्छेद 19 देता है। 3. निगरानी और प्राइवेसी केस। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस 2017 में कहा कि निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से कुछ बोलते हैं या कहीं घूमते हैं अनुच्छेद 19, तो आपकी प्राइवेसी और स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप किसी सरकारी नीति का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन आर्ट 19 कर रहे हैं। अगर पुलिस आपको बिना वजह जेल में डाल देती है तो ये न केवल आपकी आज़ादी आर्ट 19 का उल्लंघन है बल्कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्ट 21 पर भी हमला है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 19 शरीर के अंगों की तरह है और अनुच्छेद 21 उस शरीर की आत्मा है। एक के बिना दूसरा बेकार है। आज की इस 5 से 10 मिनट की कैप्सूल क्लास में हम मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 से 35 का पूरा निचोड़ खत्म करेंगे। एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। यह अनुच्छेद अपराधियों को भी 3 सुरक्षा देता है ताकि पुलिस मनमानी न करे। 1. कार्योत्तर विधि। सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो अपराध करते समय लागू था। नया कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। 2. दोहरा दंड नहीं, एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं मिल सकती। 3. आत्मभिशंसन। पुलिस किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अनुच्छेद 21 और 21 A जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 ये सबसे बड़ा अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें निजता, प्राइवेसी, स्वच्छ हवा और विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21A 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा। अगर दरोगा जी किसी को पकड़ते हैं तो उसे ये हक है: 1. गिरफ्तारी का कारण जानना।
2. अपनी पसंद का वकील करना। 3. 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी यात्रा का समय छोड़कर। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी, बेगारी पर पूरी तरह रोक। अनुच्छेद रात के 12:14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम, फैक्ट्री खान में लगाना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 25. किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की निजी आज़ादी, जैसे सिखों को कृपाण रखने का हक। 26. धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मैनेजमेंट की आज़ादी। 27. धार्मिक कार्यों के लिए रखे पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। 28. सरकारी खर्च पर चल रहे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अल्पसंख्यकों के अधिकार 29-30। 29. अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने का हक। 30. उन्हें अपने शिक्षण संस्थान, जैसे मदरसा या अन्य, खोलने और चलाने का हक। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा था। अगर कोई आपके अधिकार छीने तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी करता है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबेयस कॉर्पस, व्यक्ति को सशरीर पेश करो, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ। 2. परमादेश मैंडेमस, हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी काम न करे। 3. प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोक देना, ऊपरी अदालत निचली अदालत को रोकती है। 4. उत्प्रेषण, सर्श्योरारी, पूर्णतः सूचित कीजिए, पेंडिंग केस को ऊपर मंगाना। 5. अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो, किस अधिकार से, फर्जी तरीके से पद हथियाने पर। अंतिम पड़ाव 33, 34, 35। 33. संसद सेना और पुलिस के अधिकारों को अनुशासन के लिए सीमित कर सकती है। 34. जिस इलाके में सैन्य कानून मार्शल लॉ लागू हो वहां अधिकारों पर पाबंदी। 35. मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य के पास नहीं। कॉपी पेन उठा लो और चलो शुरू करते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक का सफर। डीपीएसपी का परिचय, क्विक रिकॉल। भाग 4। देश आयरलैंड से लिया गया। प्रकृति, ये गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब सरकार इन्हें लागू न करे तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते, मौलिक अधिकारों की तरह। अनुच्छेदवार विस्तार, आर्टिकल 36 to 51। अनुच्छेद 36 परिभाषा, डेफिनेशन। इसमें राज्य की वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में थी, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर पालिका। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा लागू न होना ये कहता है कि डीपीएसपी को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत है। सरकार जब भी कानून बनाएगी इन्हें ध्यान में रखेगी। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जहां सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। यूपीएसआई टिप, न्याय के ये 3 प्रकार याद रखना। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति, इसमें कई बातें हैं पर सबसे जरूरी। 39 ए सभी को जीविका के पर्याप्त साधन। 39 डी समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष हो या महिला। 39 एफ बच्चों को गरिमापूर्ण माहौल मिले। अनुच्छेद 39 ए मुफ्त कानूनी सहायता, गरीबों को मुफ्त वकील, लीगल एड मिले। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, गांधीवादी विचारधारा। राज्य पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें शक्तियां देगा। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। बुढ़ापे, बीमारी या बेकारी की स्थिति में राज्य आपकी मदद करेगा, जैसे पेंशन योजनाएं। अनुच्छेद 42 न्याय संगत कार्यदशा और प्रसूति सहायता, काम करने की जगह अच्छी हो और महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ, गर्भावस्था के दौरान छुट्टी सहायता मिले। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, मजदूरों को इतनी सैलरी मिले कि वे इज्जत से जी सकें। कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना भी इसी में है। 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। 43 बी सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड -यूसीसी, पूरे देश के लिए एक जैसा सिविल कानून, शादी, तलाक, संपत्ति। फिलहाल ये चर्चा में रहता है, याद रखना। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए शिक्षा, 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। 6-14 साल वाला अब अनुच्छेद 21 ए में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 46 SC, ST और कमजोर वर्गों का हित, शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करना ताकि उनका शोषण न हो। अनुच्छेद 47 पोषाहार और स्वास्थ्य, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना।
शराबबंदी, नशीली दवाओं पर रोक इसी अनुच्छेद के तहत राज्य लगाते हैं, जैसे बिहार में है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, खेती को आधुनिक बनाना और दुधारू पशुओं जैसे गाय की हत्या पर रोक। 48A पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा, इसे भी 42वें संशोधन से जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, ताजमहल, लाल किला जैसे ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान से बचाना राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सीधा मतलब जज और नेता अफसर का काम अलग अलग होगा, दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत दुनिया में शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने की कोशिश करेगा। यूपीएसआई स्पेशल गुरु मंत्र। 1 गांधीवादी अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48। 2 उदारवादी अनुच्छेद 44, 45, 50, 51। 3 समाजवादी अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43। आज हम अपने संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। जैसे एक अच्छे घर में रहने के लिए हमारे कुछ फर्ज होते हैं, वैसे ही एक अच्छा नागरिक बनने के लिए संविधान ने हमें ये 11 कर्तव्य दिए हैं। चलिए बहुत ही सरल तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हैं। बेसिक जानकारी, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये हमारे संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं और इनका जिक्र अनुच्छेद 51A में मिलता है। इन्हें हमने रूस के संविधान से लिया है। जब हमारा संविधान बना था तब ये उसमें नहीं थे, लेकिन 42वें संशोधन के जरिए 1976 में इन्हें जोड़ा गया। पहले ये 10 थे, पर आज के समय में इनकी संख्या 11 है। हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, दी 11 ड्यूटीज। 1 संविधान का सम्मान। हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम अपने संविधान का पालन करें। हमारे राष्ट्रध्वज, तिरंगे और राष्ट्रगान का हमेशा दिल से सम्मान करें। 2 आज़ादी के आदर्श। जिन महान विचारों ने हमें आज़ादी दिलाई, उन आदर्शों को हमें हमेशा याद रखना है और उनके रास्ते पर चलना है। 3 देश की एकता। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें देश को टूटने नहीं देना है। 4 देश की रक्षा। जब भी जरूरत पड़े हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 5 भाईचारा। हम आपस में मिलजुल कर रहें, धर्म या भाषा के नाम पर झगड़ा न करें और महिलाओं का हमेशा सम्मान करें। 6 संस्कृति का गौरव। हमारी भारत की संस्कृति बहुत महान और पुरानी है, इसे बचाए रखना और इसका गौरव बढ़ाना हमारा काम है। 7 पर्यावरण की रक्षा। नदी, झील, जंगल और जानवरों की रक्षा करें, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं और जीवों पर दया करें। 8 वैज्ञानिक सोच। हमें अपनी सोच को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाना चाहिए ताकि हम अंधविश्वास से दूर रहकर नई चीजें सीख सकें। 9 सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है जैसे ट्रेन, बस या पार्क, उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और हिंसा से दूर रहें। 10 तरक्की की कोशिश। हम चाहे अकेले काम करें या टीम में, हमें हमेशा सबसे अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा देश दुनिया में सबसे आगे रहे। 11 बच्चों की शिक्षा। ये सबसे जरूरी है। हर माता पिता का ये फर्ज है कि वे अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। तो कैसा लगा भाई, समझ आया कि नहीं? अब जाई जल्दी से शेयर भी कर दियो। तुम सब बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई कहानी के संग।